नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शहाबुद्दीन सिवान में आजाद घूम रहा है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार और उनकी साख पर खड़ा हो रहा है। क्या शहाबुद्दीन एक बार फिर से जेल जाएगा? क्या नीतीश कुमार वो कदम उठाएंगे जिससे वो जेल जा सकता है? क्योंकि अब शिकंजा कस रहा है। एक तो लोकल प्रशासन ने कह दिया है कि शहाबुद्दीन का डर और खौफ है, ये रिपोर्ट आ गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है उसकी बेल के खिलाफ। और सवाल यही है, नीतीश कुमार ने कहा है कि कानून की ही चलेगी। देखिए, क्या जेल भेजेंगे शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार? यह आजादी तो महज 4 दिन की चांदनी है। बिहार सरकार अब आरजेडी के माफिया नेता शहाबुद्दीन को एक बार फिर से जेल के सीखचों के पीछे भेजने के लिए कमर कस रही है। शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद न सिर्फ नीतीश सरकार की किरकिरी हुई है, बल्कि सिवान की जनता दहशत में जी रही है। सिवान प्रशासन ने नीतीश सरकार को इस बारे में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद से सिवान के लोग दहशत में हैं। सिवान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेज देना चाहिए। सिवान जिला प्रशासन की ओर से बिहार सरकार को एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जब से शहाबुद्दीन की एंट्री सिवान में हुई है, तब से यहाँ पे दहशत का माहौल है और लोग भय के साए में जी रहे हैं। सिवान प्रशासन की रिपोर्ट के साथ ही अब बिहार सरकार शहाबुद्दीन की जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कानूनी प्रक्रिया रहती है। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि कानून अपना काम करता रहेगा। सर, लेकिन आपके खिलाफ जो कुछ बयान दे रहे हैं कि लालू जी मैं नोटिस हम उसको तवज्जो नहीं देते। बिहार का बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन 10 सितंबर को भागलपुर की जेल से रिहा हुआ था। उसकी रिहाई के बाद जो सियासी तूफान उठा, उसमें न सिर्फ बिहार सरकार हिल गई, बल्कि देश भर में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन बाबू अवतार पर सवाल उठने लगे हैं। शहाबुद्दीन पर करारी फजीहत के बाद बिहार सरकार उसकी जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कूच करने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार में आधे के हिस्सेदार आरजेडी के मुखिया लालू यादव शहाबुद्दीन के बचाव में खड़े हो गए। आज तक से खास बातचीत में लालू ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। काफी दबाव बन रहा है नीतीश जी पे कि अपील करें वो सुप्रीम कोर्ट में। ये सब पर हम नहीं रहते हैं, ये सब आप लोग रहिए। सरकार पर कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा हमको जानकारी ना है सर। आपको लगता है कि इनके आने से कोई छवि खराब होगी, सरकार की छवि खराब होगी गठबंधन की? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब का फिर पूछिए ना। ये लोग सरकार छोड़ा कि कोर्ट से न्याय मिला उस आदमी को। शहाबुद्दीन के जेल से रिहाई के बाद से ही बिहार में सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अब शहाबुद्दीन पर फिर से शिकंजा कसने लगा है। उसकी जमानत खारिज करने के लिए नीतीश सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली है। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की अर्जी पहुंच चुकी है। शहाबुद्दीन के गुर्गों की तेजाबी बारिश में अपने 2 बेटों को खोने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। सिवान में रोहित सिंह के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। एक पिता की त्रासदी जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा। 2 जवान बेटों को खोया और एक बेटे की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई। उस बूढ़ी हड्डियों में जैसे जान आ गई थी। एक बार फिर से उसने इंसाफ की आवाज को पुरजोर तरीके से बिहार में उठाया है। उसका कहना है कि हर हाल में उसे न्याय चाहिए, शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे चाहिए, क्योंकि उसकी बेल इनके लिए फांसी की सजा के बराबर है। इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते रहे, तो अब बचा क्या है? चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की बूढ़ी हड्डियां एक बार फिर कांप उठी हैं। अपने 3 जवान बेटों की खौफनाक हत्या का मंजर उन्हें याद आ गया है। फाइलों में कागज समेट रहे हैं। अपने परिवार के गुनहगार शहाबुद्दीन को एक बार फिर से सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए कमर कस रहे हैं। हाँ, हम तो करेंगे। हम तो जो है उनके साथ जो है ये हैं, जो अगर वो हमारे साथ हैं, समाज हमारे साथ रहेगी, तो हम जो है इस अपील को बिल्कुल करेंगे। कल से परसों तक कर देंगे।
कर देंगे। और सर मांग क्या आप लोग बोल रहे हैं, फांसी की सजा की मांग भी की जाएगी आप लोग? जी, हम तो मांग रहे हैं। अब फांसी की सजा की मांग जो है वो करें ना करें, लेकिन हम तो मांग रहे हैं। 2004 में सिवान में दरिंदों ने चंद्रकेश्वर प्रसाद के 2 बेटों गितीश और सतीश की हत्या कर दी थी। इन दोनों भाइयों को दरिंदों ने तेजाब में नहलाकर मार डाला था। दोनों भाइयों की हत्या के आरोप में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। भाइयों की हत्या के चश्मदीद चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव रोशन को दरिंदों ने 2014 में उस वक्त गोली मारी जब वो भाइयों की हत्या के मामले में गवाही देने जा रहे थे। शहाबुद्दीन को राजीव रोशन की हत्या के मामले में ही जमानत मिली है। 3 बेटों की मौत के जिम्मेदार शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई के बाद चंदा बाबू एक बार फिर अपने बेटों की इंसाफ की जंग में उतर चुके हैं। दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का उन्हें साथ मिला है। चंदा बाबू कहते हैं कि शहाबुद्दीन को फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर ही वो दम लेंगे। चंदा बाबू ही नहीं, आशा रंजन की दुनिया भी शहाबुद्दीन के कहर की वजह से उजड़ी है। आशा रंजन पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी है। आरोप है कि पिछले 13 मई को शहाबुद्दीन के गुर्गों ने राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आशा रंजन ने अपने पति के हत्यारोपी को शहाबुद्दीन के साथ जब इन तस्वीरों में देखा तो वो सिहर गई। राजदेव रंजन का हत्यारोपी शार्प शूटर मोहम्मद कैफ बंटी शहाबुद्दीन के साथ भागलपुर से सिवान तक आया था। यही नहीं, उसकी तस्वीरें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ भी वायरल हो गईं। और तो और आज तक की टीम इस शार्प शूटर को जनता के सामने ले आई। शार्प शूटर मोहम्मद कैफ बंटी सबको दिखा, लेकिन बिहार पुलिस, बिहार सरकार को ये दिखाई नहीं दिया। आशा रंजन का तो पुलिस और सरकार से भरोसा ही टूट गया। देखिए, नीतीश जी ने तो 16 मई को ही रिकमेंड कर दिया था, लेकिन 16 मई को रिकमेंड करने के बाद एक बार भी पलटकर नीतीश जी ने भी उसकी खबर नहीं ली कि 4 महीने होने को जा रहा है, क्यों नहीं सीबीआई इसको ले रही है, या ये मामला कहाँ फंसा हुआ है। तो ये कोशिश में तो कहीं ना कहीं नीतीश जी चुके हैं, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आशा रंजन ने शहाबुद्दीन और तेज प्रताप पर अपने पति के हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिल्ली सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष टीम सिवान पहुंचकर पूरा केस अपने हाथ में लेने वाली है। राजदेव की पत्नी आशा रंजन को अब सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से ही इंसाफ की आस है। बिहार पुलिस से वो क्या उम्मीद करे, जिसकी आंखों के सामने उनकी पति का हत्यारोपी शार्प शूटर मौजूद है, फिर भी पुलिस उस पर जाने क्यों हाथ धरने से कतरा रही है। रोहित सिंह, सिवान, आज तक। इस पूरे मामले में सबसे पेचीदा और मुश्किल है समझना कि शहाबुद्दीन जैसे हिस्ट्री शीटर को, जिस पर 40 आपराधिक मामले हैं, 11 संगीन इल्जाम हैं, उसे बेल मिली कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था 9 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। एक से एक दलीलें रखी गई शहाबुद्दीन की तरफ से। किस तरह से ये बेल उसने हासिल की है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कानून पस्त पड़ गया। बाहुबली शहाबुद्दीन कानून की सकरी गलियों का फायदा उठाते हुए आजाद हो गया। जिस पर कत्ल, अपहरण समेत 3 दर्जन से ज्यादा मामले लदे हों, उस शख्स को आखिर जमानत कैसे मिल गई? शहाबुद्दीन के जेल जाने से लेकर जेल की रिहाई तक की कहानी आपको हम बताते हैं। शहाबुद्दीन ने अपने खिलाफ चल रहे 30 से ज्यादा मामलों के निपटारे के लिए सिवान की अदालत में याचिका दायर की थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ ये मामले 2012 से चल रहे थे। शहाबुद्दीन ने कोर्ट के सामने 2 बातें रखी। एक तो उसके पास वकील रखने के पैसे नहीं है, साथ ही ये कहा कि उसे सरकारी वकील पर भरोसा नहीं है, लिहाजा उसे मनमाफिक वकील रखने की इजाजत मिले। सिवान कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली। बड़ी चालाकी से शहाबुद्दीन ने इन मामलों में राजीव रोशन हत्याकांड का मामला नहीं रखा। राजीव रोशन हत्याकांड में उसने महंगी फीस देकर अच्छे वकीलों के जरिए पटना हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की, लेकिन 3 फरवरी 2016 को उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। शहाबुद्दीन के वकीलों ने एक बार फिर हाई कोर्ट में एक नई दलील के साथ गुहार लगाई। पुलिस पर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सिवान कोर्ट को 9 महीने के भीतर केस का ट्रायल खत्म करने का आदेश दिया। कानूनी दांवपेच में 9 महीने यूं ही बीत गए और केस का ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। हाईकोर्ट ने इस केस का ट्रायल खत्म करने के लिए 9 महीने की मियाद दी थी,
लेकिन इन 9 महीनों में तो ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया। 7 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने राजीव रोशन मामले में कोई प्रगति न होने की वजह से शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। आज तक ब्यूरो। एक बार कानून का मजाक अपराध करते वक्त उड़ाया शहाबुद्दीन ने, और एक बार उसका इस तरह से इस्तेमाल करके चोर रास्ते से एक तरह से बेल हासिल की है शहाबुद्दीन ने। बहरहाल इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एंग्री यंग मैन, जी हां, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एंग्री यंग मैन के अवतार में। देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। एंग्री यंग मैन अखिलेश यादव का यह नया अवतार, जिसमें कहा जा रहा है कि चाचा, दूसरे चाचा, पिता, सबकी साय से अलग होकर वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं। तो ये अवतार अखिलेश यादव का क्या है, इसकी वजह और कितने दिन रहेगा बरकरार, देखिए। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने सबसे यंग मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, लेकिन 4.5 साल बाद आज उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन की बन चुकी है। एक ऐसे एंग्री यंग मैन की जिसके चेहरे पर भले मुस्कान हो, लेकिन इरादों में फौलाद भरा है। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते हैं, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप ही लिए। पिछले कुछ दिनों के अखिलेश के फैसले बताते हैं कि चुनावी साल आते आते फैसलों में वो सबसे ज्यादा खुद की सुनने लगे हैं। कई बार तो पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की नाराजगी मोल लेकर भी। भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अपने 2 मंत्रियों, खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को चुटकी में पैदल कर दिया। और जिस अमर सिंह को बड़े ताव से मुलायम अपनी पार्टी में लाए थे, और धमक इतनी कि उनके करीबी अधिकारी दीपक सिंघल को मुख्य सचिव तक बनवा दिया, उनको भी एक झटके में हटा दिया। और अमर पर इशारों में जो हमला बोला, उसकी चोट 2000 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी अमर को महसूस हुई। लोकसभा मंत्री जी को भी पता है चीफ सेक्रेटरी कितना है और मंत्री कैसे, और घर के बाहर भी लोग हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी। इन बदलावों को आप रूटीन बदलाव भी कह सकते हैं, लेकिन मुलायम के हड़काने के बावजूद महीने भर के भीतर ही अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव की पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और राजस्व जैसे अहम मंत्रालयों से छुट्टी कर दी। पहले आपको सुनाते हैं कि 15 अगस्त को ही मुलायम ने भरी सभा में क्या कहा था। अब एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत, शिवपाल उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया, इस्तीफा दूंगा, ये मामूली बात, अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी। वो इस टाइप का नहीं है, और ये बैठे तमाम हैं उसके बड़े हमदर्द बैठे यहाँ उसके। लेकिन शिवपाल से अहम महकमों को छीनकर अखिलेश ने ये धमक दिखाई कि मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी तो मुख्यमंत्री वही हैं। मुलायम ने अखिलेश से पूछे बगैर उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो अखिलेश ने भी मंत्रिमंडल के अपने अखाड़े में शिवपाल को चित कर दिया। पहले तीखे तेवर दिखाने वाले शिवपाल भी भतीजे पर नरम पड़ने लगे। पर मनमानी कर रहे हैं अखिलेश। नहीं कर पाएंगे, सब मिलकर के फैसले लेंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं, तो पार्टी में जो भी है तो सुनना पड़ेगा। समझा पाएंगे आप लोग? समझदार हैं, जल्दी समझेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष थे,
तो मुख्यमंत्री से ये कहा जा सकता था कि आप अध्यक्ष से इस्तीफा दे दें, तो मना ही नेताजी कहते तो मना कर देते कोई। हालांकि ये अटकलें तेज हुई कि मुलायम से मिलने के बाद अखिलेश शिवपाल पर मुलायम होंगे, लेकिन खुद मुलायम के रुख से साफ हो गया है कि अखिलेश के दरबार में उसका ही कद और पद रहेगा जिसे अखिलेश चाहेंगे। संगठन के अच्छे आदमी, संगठन के अच्छे अध्यक्ष बन गए और संगठन के अच्छे आदमी फायदा होगा अध्यक्ष बन गया प्रदेश के। लड़ाई कैसे निपटेगी? लड़ाई कैसे मंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल वो बातें कर। अखिलेश ने वो अपनी पुरानी बनी बनाई छवि को तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें यह कहा जाता था कि राज्य में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें 4 तो चाचा लोग हैं, आधे मुख्यमंत्री ही अखिलेश हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि जिसे चाचा लोग टीपू कहते हैं, वो टीपू सुल्तान बन चुका है। लखनऊ में बालकृष्ण के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। एंग्री यंग अवतार तो आपने अखिलेश यादव का देख लिया, लेकिन ये पूरा का पूरा परिवार मुलायम परिवार, लेकिन है क्या मुलायम या है उतना ही सख्त? क्योंकि इस परिवार में हर किसी को सत्ता में अपनी भागीदारी चाहिए। इस परिवार में हर किसी को ताकत और सत्ता के करीब रहकर वो एक तरह से अंदाज अपने हाथ में चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये पूरा परिवार, इसका वर्चस्व, इसकी ताकत, इसका रसूख देखिए। मुलायम परिवार, बस नाम ही मुलायम है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े सियासी परिवार में एक दूसरे के खिलाफ ही ऐसे कठोर फैसले लिए गए कि पार्टी और घर में भूचाल मचा है। लेकिन अपने फैसलों से पिता और चाचा समेत कईयों को बैकफुट पर भेजने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे परिवार का झगड़ा नहीं मानते। अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हम आपको मुलायम परिवार की वो वंशावली दिखाते हैं जिनमें सत्ता के अहम पदों पर परिवार वाले भी बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव के पिता 2 भाई थे। बड़े भाई सुघर सिंह के 5 बेटे हैं। सबसे बड़े अभय राम सिंह के पोते तेज प्रताप सिंह मैनपुरी से सांसद हैं। दूसरे भाई रतन सिंह के बेटे धर्मेंद्र यादव बदायूं से MP हैं। तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव हैं, जिनकी पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और बहू डिम्पल कन्नौज से सांसद। वहीं दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक तो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन बहू अर्पणा लखनऊ कैंट से विधानसभा का उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं। मुलायम के भाई राजपाल यादव के बेटे अंशुल यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष हैं। वहीं मुलायम के चाचा बच्ची लाल सिंह के बेटे राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद। अब परिवार में ही इतने पदधारी हैं, तो आपसी लड़ाई भारी पड़ेगी। हमें तो चिंता इस बात की है, चिंता हमें इस बात की है, सरकार में क्यों झगड़ा हो रहा है, सरकार में क्यों झगड़ा हो रहा है और उसका खामियाजा हमारी प्रदेश की जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है, इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भी मानते हैं कि मुलायम के जूते में अखिलेश का ही पैर होगा। इस देश की परंपरा रही है कि बेटा ही वारिस रहा है और वारिस बेटा ही रहेगा। तो ये सोचा कि नेताजी और अखिलेश यादव के बीच कहीं मतभेद या हो जाएगा, ये कल्पना से परे चीज है। हालांकि बड़ी बात यह है कि परिवार की युवा पीढ़ी अखिलेश के साथ बताई जाती है। मुख्यमंत्री की सांसद पत्नी डिम्पल, सांसद भाई धर्मेंद्र यादव, सांसद अंशुल यादव, सांसद अक्षय यादव और सांसद तेज प्रताप अखिलेश के पीछे खड़े हैं। वहीं राम गोपाल यादव भी इस घरेलू लड़ाई में अखिलेश के साथ दिखते हैं। चुनाव का वक्त है, अब हर वक्त तक हस्तक्षेप थोड़ी मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे। अखिलेश जी ने तो बहुत बातें सुनी, तब भी उनके चेहरे पे आपने सेकंड नहीं देखी होगी। अखिलेश किसी पे नाराज नहीं। कहते हैं कि शिवपाल मामले में मुलायम ने अखिलेश को भी दिल्ली बुलाया था। अखिलेश नहीं आए तो मुलायम को ही लखनऊ जाना पड़ा। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। अखिलेश यादव ने दरअसल सत्ता में आने के बाद से एक कोशिश की है। उनकी कोशिश ये है कि हर हाल में उनकी छवि ऐसी ना बने कि गुंडा राज है,
उनके संरक्षण में। और इसीलिए हर वो फैसला जो ये दिखाता था कि समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों के साथ समझौता करने की तैयारी है, उसके वो खिलाफ रहे। कौमी एकता दल से विलय इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और भी कई फैसले लिए अखिलेश यादव ने अपने आप को इस छवि से बचाने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का समर्थन था। उनके छोटे भाई और एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का पूरा मन था और इनके मंसूबे तक पूरे होते दिखे जब दागी छवि वाले मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया गया। लेकिन अखिलेश को यह कतई पसंद नहीं था कि वोट की खातिर हत्या के आरोपी नेता की पार्टी को समाजवादी पार्टी में मिलाया जाए। अखिलेश ने वीटो लगाया तो 4 दिन में कौमी एकता दल का सियाजा बिखर गया। आपको प्रॉब्लम नहीं कि मुख्तार अंसारी की पार्टी से आपकी पार्टी का टाई अप? मैंने आपसे क्या कहा? जो मैंने फैसला किया वो अखबारों में पढ़ा है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। और जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जब जनता के बीच में आप मेरा स्टेटमेंट पढ़िए, मैंने तो नहीं लिया। आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस फैसले में। मैंने तो पहले ही कह चुका हूं, मैं अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं। अखिलेश के तीखे और बेबाक तेवर की ये कोई पहली घटना नहीं है। जिस वक्त कौमी एकता दल से विलय को अखिलेश ने खारिज किया, उसी वक्त अखिलेश ने सीतापुर से बाहुबली विधायक रामपाल यादव को पार्टी से ही नहीं निकाला, बल्कि उनके तमाम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया। आज ये समाजवादी पार्टी कौरवों की भूमिका अदा कर रही है। कौरवों की भूमिका में अखिलेश यादव दुर्योधन का रूप अदा कर रहे हैं। अखिलेश मुलायम के सियासी वारिस तो हैं, लेकिन राजनीति का फलसफा अलग दिखता है। पिछले चुनाव के वक्त जीपी यादव जैसे दागी को पार्टी में शामिल करने से इनकार करके अखिलेश ने संकेत दिया कि उनका रास्ता जरा हटकर है। आज तक ब्यूरो। यही नहीं, अखिलेश यादव का मानना है कि विकास ही उन्हें वोट दिलाएगा। अलग किस्म की सोच समाजवादी पार्टी में। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े स्क्रीन लगाने वाले अखिलेश यादव दरअसल मानते हैं कि सिर्फ विकास उन्हें अगले चुनाव में वोट दिलाएगा। और इसीलिए शायद उनकी लगातार कोशिश रही है कि हर वो फैसला लें जिससे विकास की राह आगे बढ़े, छवि वैसी ही बने, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए जिनसे छवि खराब होती है। जिस वक्त समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे बड़ा सियासी संकट चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसानों के लिए किसान बीमा योजना की शुरुआत कर रहे थे। अखिलेश को जानने वाले बताते हैं कि वो अगला चुनाव विकास पर लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जो बनी है, जो 2 साल और अगले 2 साल में सभी शहरों को 24 घंटे और गाँव को 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश को भी पता है कि उनकी पार्टी में सबसे साफ सुथरी छवि उनकी ही है, लेकिन एक सवाल के साथ कि कानून व्यवस्था को वो भी ठीक नहीं कर पाए। आज तक ब्यूरो। और ऐसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।